हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले हमने आपको पदार्थ क्या होता है और पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं इसके बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे पदार्थ का वर्गीकरण कैसे होता है और पदार्थ का वर्गीकरण किन किन आधारों पर होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। आप इसको थोड़ा सा जो भी हेडिंग होती है इसको इंग्लिश में भी लिखते जाइए तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश का भी नॉलेज रहेगा। और जब आप 10th में आएंगे, 10th में लिखेंगे इंग्लिश के साथ, जब अपनी आप कॉपी को बोर्ड में प्रेजेंट करेंगे तो उसका अलग इफेक्ट पड़ता है, उसके नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो आप अभी से पढ़ते चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। भारतीय प्राचीन वैज्ञानिक एवं यूनानी दार्शनिकों का विचार था कि पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिन्हें पंच तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच तत्व। पदार्थ जो होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं पंच तत्व। ठीक, अब ये पंच तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, कौन कौन से, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सरल सी भाषा में कोटेशन बताऊं तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, जल यानी जल तो हो ही जाएगा, पावक यानी अग्नि, गगन हो जाएगा आपका आकाश, और समीर होता है वायु। ठीक है, ये सारे इसके पर्यायवाची के रूप में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हम पदार्थ होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिन्हें पंच तत्व कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया है, लेकिन आज के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने पदार्थ को 2 भागों पर वर्गीकृत किया है। एक तो हो जाएगा आपका भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा हो जाएगा आपका रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? एक तो भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर। पदार्थ का वर्गीकरण 2 भागों में हुआ। एक तो आपका हो गया भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा हो जाएगा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण यानी आपका होगा भौतिक गुणों के आधार पर, और दूसरा आपका होगा रासायनिक गुणों के आधार पर। तो हमने इसको पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया। ठीक है, अब जैसे सिंपल सी भाषा में समझे कि आपके सामने कोई भी 8-10 आपके दोस्त खड़े हों। ठीक है, तो आपने उनको देखा, कोई छोटा होगा, कोई लंबा होगा, कोई गोरा होगा, कोई सांवला होगा, इस तरह से होता है ना। तो पदार्थ को भी हमने 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया। एक तो उसके जो भौतिक गुण होंगे, बाहरी जो गुण होंगे, और दूसरा होगा उसका रासायनिक गुण। भौतिक वर्गीकरण जो होगा वो आपका 3 भागों में डिवाइड होगा। ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका ठोस, जिसे हम सॉलिड कहते हैं, द्रव और गैस। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके एक तो ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक गुणों के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक तो होगा आपका शुद्ध पदार्थ, और दूसरा होगा आपका अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण। ठीक है, आप इसको मिश्रण भी कह सकते हैं।
शुद्ध पदार्थ जो होगा, शुद्ध पदार्थों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जाएगा। एक होगा आपका तत्व, दूसरा होगा आपका यौगिक। अशुद्ध पदार्थों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला होगा आपका समांगी मिश्रण, पहला क्या होगा, समांगी मिश्रण, और दूसरा होगा आपका विषमांगी। एक बार इसको फिर से रिवाइज करें। पदार्थ का वर्गीकरण दो भागों में होता है, एक तो होगा आपको भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा होगा रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पर होगा तीन भागों में, ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक गुणों के आधार पर जो होगा वो आपका होगा दो भागों में, एक तो होगा आपका शुद्ध पदार्थ और दूसरा हो जाएगा आपका अशुद्ध पदार्थ। ठीक, शुद्ध पदार्थ जो होंगे वो आपका दो भागों में वर्गीकृत करेगा, एक तो होगा आपका तत्व, दूसरा होगा आपका यौगिक। अशुद्ध पदार्थ जो होगा वो भी दो भागों में विभाजित करेगा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब क्या है कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, आपको इस चैप्टर में पढ़ना है ये आपका चैप्टर 1 में रहेगा। ठीक है, और इतना जो है वो आपका रासायनिक गुणों के आधार पर ये आपको अध्ययन करना है चैप्टर 2 में। रासायनिक गुणों के आधार पर जो वर्गीकृत किया जाएगा उसमें शुद्ध अशुद्ध पदार्थ बताए जाएंगे, तत्व बताया जाएगा, यौगिक जो होगा, ये सारा आपका मैटर आएगा चैप्टर 2 में। इसमें आपको अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। आपका फर्स्ट चैप्टर का मैटर है केवल इतना, भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर ठोस, द्रव, गैस होते हैं, इसको क्या कैसे होता है, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, इन सबको इसमें आपको चैप्टर 1 में बताया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आते हैं द्रव की भौतिक अवस्थाएं। यहाँ पे हमने लिखा द्रव। द्रव्य जो होता है भैया, आप लोग मतलब कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हमने शुरुआत से पदार्थ कहा। पदार्थ और द्रव्य एक ही होता है, आपको ये जानना चाहिए। ठीक है, तो द्रव्य की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को निम्न तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। अभी हमने आपको बताया था कि जो भौतिक गुणों के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तीन भागों पर, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, सॉलिड यानी ठोस, ये आपका सॉलिड हो जाएगा। लिक्विड यानी द्रव, ठीक है, और गैस तो गैस है फिर। जान लेते हैं थोड़ा सा विशेष। इसमें द्रव की तीन अवस्थाओं के अतिरिक्त वैज्ञानिक जो हैं वो दो और अवस्थाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है आपका प्लाज्मा, दूसरा है आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अभी तक जो था वो तीन अवस्थाएं चल रही थी। एक तो आपका था ठोस, द्रव और गैस, ये तीन थे। और अब जो है वो दो और अवस्थाओं के बारे में चर्चा हो रहा है, मतलब प्लाज्मा है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि कल के सबके बारे में। पहले आएगा आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट यानी आपकी जो होगी ठोस अवस्था। द्रव की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। इससे पहले हम आपको आयतन की डेफिनेशन बता चुके हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो आयतन क्या होता है कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह घेरा हुआ स्थान ही उसका आयतन कहलाता है। आयतन यानी वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने इससे पहले आपको बताया था। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द्रव की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और आकार कहते हैं शेप को, ठीक, दोनों निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था में द्रव्य के कण बहुत पास पास होते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा, मतलब ठोस कैसे होता है देखिए हम ठोस के पदार्थ बना दिए। इस तरह से होते हैं। ठोस अवस्था में द्रव्य के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, अर्थात एक दूसरे के निकट होते हैं, इसलिए इनमें अंतराण्विक आकर्षण बल भी बहुत अधिक होता है। ये है आपके ठोस के कण, ये बहुत ज्यादा पास पास होते हैं,
इसीलिए इनमें क्या होता है कि आपके ठोस के कणों में अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ये दूसरे को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हमने आपको लोहे का एग्जाम्पल दिया था जिसमें हमने आपको पदार्थ के अभिलक्षण गुण पढ़ाया था, उसमें बताया था तीसरा जो आपका था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसमें आपको हमने लोहे का एग्जाम्पल दिया था, वो भी ठोस होता है, उसके जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो एक वो जो होता है किसी भी चीज से वार करने पर जल्दी से टूटता नहीं है। ठीक है, तो ये ठोस के कण हैं। हमने अब जो इनके बीच का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान, कणों के बीच का जो स्थान होता है वो आपका अंतराण्विक स्थान कहलाता है, और उनके बीच में जो आकर्षण लगता है वो आपका अंतराण्विक आकर्षण बल कहलाता है। ठीक, तो हमने आपको समझ में आया, ठोस अवस्था में द्रव के कण बहुत पास पास होते हैं, अर्थात एक कण एक दूसरे के निकट होते हैं, इसलिए इनमें अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, क्योंकि एक दूसरे के पास पास होते हैं, इसीलिए इनमें जो होता है आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है आपका लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि। लकड़ी, लोहा, पत्थर, अगर लकड़ी की बात करें तो लकड़ी का कोई गुटका होगा, उसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होगा। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका लोहा, लोहा भी होगा, वो भी कोई ना कोई शेप का यानी आकार का होगा, उसका भी आयतन और आकार दोनों निश्चित होगा, और सेम वैसे ही पत्थर भी होगा। ठीक है, पत्थर का भी आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा, तो वो भी ठोस होगा, उसके भी कण जो होंगे वो भी बहुत पास पास होंगे, उसमें भी आकर्षण बल बहुत अधिक होगा। ठीक है।